Assalamu alaikum dear students. Today the topic of my discussion is osmoregulation in terrestrial environment. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी osmoregulation इन इक्वेटिक एनवायरनमेंट। उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेश वाटर के अंदर और मैरीन वाटर के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्या होता है। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें वाटर की डेफिशिएंसी होती है, पानी बहुत कम होता है, जिसको हम खुश्की कहते हैं। कल जो हम पढ़ रहे थे इससे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने बात की थी इक्वेटिक एनवायरनमेंट की, तो वहां पे मोस्टली वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होती, डिहाइड्रेशन बहुत कम होती है, क्योंकि वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट है, वाटर अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर देखें तो जो मेन प्रॉब्लम है वो डिहाइड्रेशन का है। तो यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा अडाप्टेशंस की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं। हमारे बॉडी के इंटरनल वाटर जो है वो बहुत जरूरी होता है बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म के लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि चूंकि इनको वाटर कम अवेलेबल होता है, इसलिए इन्होंने अपने बॉडी के अंदर ऐसी अडॉप्टेशंस लेके आनी है कि वाटर का लॉस कम से कम हो, क्योंकि इवेपोरेशन के थ्रू बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है। तो इन्होंने अपने अंदर ऐसी अडॉप्टेशंस लेके आनी है कि वाटर का लॉस कम से कम हो। तो इनके लिए प्रॉब्लम क्या है? लो वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर कम अवेलेबल है, और ये क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट में, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इसलिए यहां से इवेपोरेशन भी ज्यादा होती है। पानी बॉडी के अंदर भी, पानी जो है अवेलेबल भी कम है और इवेपोरेशन भी ज्यादा है। तो इन्हें क्या करना है? मेंटेन वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन, वाटर की और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। इनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम वाटर को मेंटेन करना है, साल्ट इनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मेन प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने अपने बॉडी के अंदर ऐसी अडॉप्टेशंस लेके आनी है कि वाटर का लॉस कम से कम हो। तो इनके अंदर जो अडॉप्टेशंस हैं, इनकी 5 टाइप्स हैं, 5 ग्रुपों में इनको तकसीम किया गया है। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन, मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन, न्यूट्रिशनल अडॉप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस और बिहेवियरल अडॉप्टेशंस। 5 अडॉप्टेशंस हैं जो कि ये इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी से वाटर का लॉस कम से कम होने के लिए, या अपने बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अडॉप्टेशन है स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन। ये अपने बॉडी के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं या बॉडी के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि वाटर का लॉस कम से कम हो। जितना वाटर का लॉस कम से कम होगा इतना ही इनके लिए सूटेबल है, क्योंकि इन्होंने अपने बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करना है। ऐसी अडॉप्टेशंस लेके आनी है कि वाटर का लॉस कम से कम हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस होती हैं। अब इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंसेक्ट को देखें तो इंसेक्ट की बॉडी के बाहर वैक्सी क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल की एक कवरिंग होती है इनके बॉडी, और ये जो क्यूटिकल है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। अब ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं इंसेक्ट। हाइड्रोफोबिक, इनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग है हाइड्रोफोबिक। अब वो कवरिंग क्या करती है कि जब इनके बॉडी से वाटर का लॉस होने लगता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से, तो ये ऊपर एक प्रोटेक्टर का या बैरियर का काम करती है, वाटर को बाहर नहीं जाने देती, वाटर को बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखती है। तो ये इनके अंदर अडॉप्टेशन है कि वाटर इवेपोरेशन के अगेंस्ट बैरियर मौजूद है।
अब वाटर इवेपोरेट होने लगता है, लेकिन ये वैक्सी क्यूटिकल वाटर को बाहर नहीं जाने देगी। इसी तरह अगर हम रेप्टाइल्स के अंदर बात करें, जैसे कि क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल की बॉडी के बाहर मल्टी लेयर्ड केराटिन प्रेजेंट होती है। डेड केराटिन की बहुत सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब उसका फायदा क्या होगा डेड केराटिन का? उसका ये फायदा होगा कि जब इवेपोरेशन होने लगेगी तो ये इवेपोरेशन नहीं होने देगी। जिस तरह यहाँ पे इंसेक्ट के अंदर वैक्सी क्यूटिकल था, इसने बैरियर का काम किया, बिल्कुल सेम रेप्टाइल के अंदर केराटिन की मल्टी लेयर्स होंगी। ये क्या करेंगी? ये भी बैरियर का काम करेंगी। वाटर बाहर जाने लगेगा तो ये उसको वाटर को बाहर नहीं जाने देंगे। तो फर्स्ट अडाप्टेशन हमने देखी, कौन सी अडाप्टेशन है? स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है। वाटर लॉस को कम से कम करने के लिए इन्होंने अपने बॉडी के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स बना ली हैं कि वाटर का लॉस ना हो। एग्जांपल इसमें हमने किसकी देनी है? इंसेक्ट की। इंसेक्ट ने वैक्सी क्यूटिकल बनाई हुई है और रेप्टाइल्स ने क्या किया हुआ है? अपने बॉडी के बाहर हार्ड कवरिंग बनाई है। जिस तरह क्रोकोडाइल है, डेड केराटिन की लेयर बनाई है ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। सेकंड अडाप्टेशन है मेटाबॉलिक अडाप्टेशंस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ा जाता है और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि एनाबॉलिज्म में सिंपल सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है। तो अब इनके मेटाबॉलिज्म के अंदर ऐसी इन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म को इस तरह अडॉप्ट किया हुआ है कि किसी तरह इनके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हों तो उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में वाटर लॉस ना हो बल्कि वाटर का गेन हो। तो इन्होंने क्या अडॉप्टेशन की है? फॉर एग्जांपल ये मोस्टली यूज करते हैं मोनोसैकराइड्स को या फिर डाइसैकराइड को। इनकी जो फूड है ये मोस्टली मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड को शामिल है। मीठी फूड खाते हैं, मोनोसैकराइड स्वीट टेस्ट वाली फूड को ये इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज और ग्लूकोज को, अब इनके बॉडी के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज जब ये आपस में मिलते हैं, ये मोनोसैकराइड को इस्तेमाल करते हैं, मोनोसैकराइड से डाइसैकराइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 जब इसको आपस में मिलाते हैं तो इनके मिलने से C12H22O11 माल्टोज बनता है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो अब इन्होंने क्या किया? इनका मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक ऐसे अडॉप्टेशन है कि उसके नतीजे में वाटर का लॉस नहीं हो रहा बल्कि वाटर का गेन हो रहा। जिस तरह इन्होंने इनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिले, इनके मिलने से माल्टोज बना और साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। तो अब इनके अंदर ये भी अडॉप्टेशन है कि इन्होंने वाटर का गेन किया है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर का लॉस नहीं किया। थर्ड जो इनके अंदर अडॉप्टेशन है वो न्यूट्रिशन अडॉप्टेशन है। उसमें ये है कि ये जो फूड इस्तेमाल करते हैं वो मॉइस्ट फूड को यूज करते हैं। अब मॉइस्ट फूड के अंदर वाटर होता है, इसलिए इनकी बॉडी को वाटर मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है आपकी बुक वाले ने, कैंगरू रैट। अब कैंगरू रैट जो है ये सीड को यूज करता है, मोस्टली सीड खाता है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये काफी अरसे तक बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। उसकी वजह क्या है कि ये अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इसने या अपनी फूड इसने ऐसे रखी हुई है कि इसको वाटर मिलता है। जैसे ये ग्लूकोज को जब तोड़ता है अपने बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से वाटर मिल जाता है इसको। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन। फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के फंक्शंस। इनके फंक्शंस ऐसे हैं कि वो वाटर का लॉस उन फंक्शंस के दौरान नहीं होगा बल्कि वाटर का गेन होगा। जिस तरह किडनी है, अब किडनी इनका कंसंट्रेटेड यूरेन पैदा करता है ताकि वाटर का लॉस ना हो। वाटर का लॉस कम से कम करने के लिए इसने कंसंट्रेटेड यूरेन पैदा कर दिया है। तो वाटर जब लॉस होने लगता है यूरेन के थ्रू तो ये क्या करते हैं? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और जब रीअब्जॉर्प्शन होती है तो यूरेन कंसंट्रेटेड पैदा होता है और वाटर का लॉस कम से कम होता है। इसी तरह बिहेवियरल अडॉप्टेशंस हैं। इन्होंने अपने रवैये के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर ऐसी चेंजेस पैदा की हैं
कि वाटर का लॉस कम से कम हो। फॉर एग्जांपल ये नॉकटर्नल होते हैं, जब इनको सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होती है, बहुत से ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, पानी की कमी होती है, तो इसको पूरा करने के लिए या इसका लॉस कम से कम करने के लिए ये सिर्फ रात के वक्त नजर आते हैं, दिन के वक्त छुप जाते हैं। वजह ये होती है कि दिन के वक्त ये बाहर आएंगे तो सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर होगा, मैक्सिमम इवेपोरेशन होगी और वाटर का लॉस होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आते हैं। और कैसी चेंज लेके आए हैं कि ये नॉकटर्नल होंगे, दिन के वक्त नजर नहीं आएंगे, सिर्फ रात के वक्त नजर आएंगे ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है जो मोस्टली एमसीक्यू के हवाले से या फिर शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस। तो एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब होता है टॉलरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करना एनहाइड्रोबायोसिस कहलाता है। इसकी एग्जांपल टार्डिग्रेड, नीमाटोडा वगैरह, इनके अंदर ये अडाप्टेशन होती है, ये एबिलिटी होती है कि ये डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। अब डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने के लिए आपकी बुक पर यहाँ पे सिर्फ ये बताया हुआ है कि टॉलरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। अब इसमें ये कैसे टॉलरेट करते हैं, तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म बिकम ड्राई एंड डोरमेंट। ऑर्गेनिज्म डोरमेंट हो जाएगा, अपने आप को छुपा लेगा, और जब कंडीशंस फेवरेबल आएंगी तो ये दोबारा अपीयर होगा। तो इस तरह ये डिहाइड्रेशन से या डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर लेता है। कुछ ऑर्गेनिज्म 120 इयर्स तक भी अपने आप को डोरमेंट रख सकते हैं। तो जैसे ही इनको कंडीशंस फेवरेबल नजर आएंगी तो ये दोबारा अपीयर हो जाएंगे, तो ये कंडीशन कहलाती है एनहाइड्रोबायोसिस। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी अडॉप्टेशंस होती हैं ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। सबसे पहले अडॉप्टेशन स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन हमने पढ़ी, मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन पढ़ी, बिहेवियरल अडॉप्टेशन पढ़ी, इसके अलावा हमने पढ़ा न्यूट्रिशनल अडॉप्टेशंस और एंड पे फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस।